संधारित्रता, उसमें जो टॉपिक चल रहा था वो था समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन मतलब जो कैपेसिटर होते हैं उनको समांतर क्रम में कैसे लगाया जाता है, उसकी परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा अपन ने पढ़ी है पिछले सेशन के अंदर, जिसमें क्या था कि आपके पास मान लीजिए इस टाइप से कोई 3 संधारित्र है और इस तरह से जोड़ा गया है एक बैटरी से। यहाँ पे जो संधारित्र C1, ये C2, ये C3, इसकी जो परिभाषा थी वो क्या थी कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट बैटरी के धन सिरे से और प्रत्येक प्लेट की जो दूसरी प्लेट होती है वो बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ी जाती है, उसे बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। या फिर एक और परिभाषा थी वो ये थी कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर उपस्थित आवेश तो भिन्न भिन्न होता है लेकिन विभव का मान समान रहता है। तो विभव का मान इस पे भी V रहेगा, इस पे भी V और यहाँ पे भी V रहेगा। ये आपके पास अगर आवेश की बात करते हैं तो यहाँ पे प्लस का Q1 माइनस का Q1, प्लस का Q2 माइनस का Q2, प्लस का Q3 माइनस का Q3, ये हो गया। अब आवेश के मान भिन्न भिन्न है जबकि ये विभव का मान क्या रहता है, समान रहता है। तो ऐसा संयोजन वो क्या कहलाएगा, समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। अब इसकी अगर संधारित्र दो तुल्य धारिता है वो ज्ञात करनी हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने सर्किट में क्या क्या लिया है, आपने लिया है कि 3 संधारित्र लिए जिनकी धारिताएं कितनी C1, C2, C3 है, जिस पर उपस्थित आवेश क्रम से Q1, Q2 एंड Q3 है और विभव क्या होता है इसका समान होता है। तो ये चीज लिखनी पड़ेगी आपको। तो ये हो जाएगा माना चित्रानुसार 3 संधारित्र C1, C2 तथा C3 है जिनकी धारिताएं तो एक संधारित्र C1, C2 है, धारिता होगी। अब जिन पर उपस्थित आवेश वो देखा है क्रमशः Q1, Q2 तथा Q3 जबकि विभव V है। अब देखिए यहाँ पर अपने को तुल्य धारिता निकालनी है, क्योंकि धारिता C बराबर क्या होता है, Q बटा V होता है। अब यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, Q चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, Q। तो यहाँ पे Q का मान लिखूंगा तो Q बराबर कितना हो जाएगा, CV हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे क्या करना है, प्रथम संधारित्र पर आवेश की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना है, पहले पे Q1, तो ये हो जाएगा Q1 = C1V, समीकरण नंबर 1। दूसरे संधारित्र पर जो आवेश होगा वो कितना होगा, Q2 होगा, वो हो जाएगा C2V हो गया। ये 2 नंबर समीकरण होगी। तीसरे पे कितना आएगा, तीसरे संधारित्र पर आवेश होगा वो Q3 हो जाएगा, ये हो जाएगा C3V। ये समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब क्या होगा, चूंकि कुल जो आवेश है वो क्या होगा, कुल आवेश सभी के योग के बराबर हो जाएगा, Q1 + Q2 + का Q3। ये समीकरण नंबर कितनी कर दी अपन ने, 4 कर दी। तो समीकरण 1, 2 व 3 से मान समीकरण 4 में रखने पर, ये रखने पर जैसे ही अपन रखेंगे तो ये हो जाएगा Q बराबर में Q1 का मान C1V है, ये C2V है, प्लस में C3V है। यदि आपके पास तुल्य धारिता, यदि तुल्य धारिता है वो अपन ले ली C इक्विवेलेंट तुल्य धारिता, तो यहाँ पे वो तो जो आवेश होगा Q बराबर में C इक्विवेलेंट और ये क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। अगर अपन क्या करते हैं, Q का मान रखेंगे C इक्विवेलेंट V बराबर में
C1V प्लस का C2V प्लस का C3V। अब देखते हैं कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से V कॉमन आ रहा है, तो V कॉमन लेने से यहाँ से क्या, ये तो अपने पास है C इक्विवेलेंट V कॉमन ले लिया, C1 प्लस C2 प्लस का C3, V से V कैंसिल, तो C इक्विवेलेंट का जो मान आएगा C1 प्लस C2 प्लस का C3 आ जाएगा। ये इसकी तुल्यधारिता अपने को मिली। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जुड़ रहे हैं सारे संधारित्रों की जो संधारिता होती है उनके योग हो रहा है, इसके तुल्य C इक्विवेलेंट के बराबर में। तो इससे क्या पता चला, यदि अगर आपके पास यदि n संधारित्र और जिनकी धारिता है वो क्या है, जिनकी धारिता है C1 C2 Cn हो, तो तुल्य धारिता कितनी होगी, सबका योग हो जाएगा। तुल्य धारिता C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस है, और ये हो जाएगा Cn। ये तुल्य धारिता का हो गया। अब अपने पास क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन के कुछ अपने को कुछ आउटपुट मिलते हैं, निष्कर्ष मिलते हैं, वो क्या क्या है वो अपन देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो C इक्विवेलेंट आया था वो कितना है, C1 प्लस C2 प्लस Cn आया हुआ। इसमें पहला निष्कर्ष ये है कि समांतर क्रम संयोजन में, मतलब संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान सभी संधारित्रों के धारिता के योग के तुल्य होता है। अब देखिए यहाँ पे कैसे हुआ, अब आपके पास क्या C इक्विवेलेंट है वो कितना ले रखा है, C1 प्लस का C2 प्लस Cn ले रखा है। तो संधारित्र में जो कुल या योग तुल्य धारिता होती है वो किसके बराबर होती है, सभी संधारित्रों के धारिताओं के योग के रूप में। उसमें क्या था, व्युत्क्रमों के योग के रूप में। तो यहाँ सीधा है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर आपने क्या कर दिया, ऐसे धारिताओं को जोड़ दिया, तो जो तुल्य धारिता का मान होगा वो क्या होगा, जो सबसे अधिक धारिता का जो संधारित्र होगा ना उससे भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सुनेगा, यहाँ पे क्या है, अगर अपन जोड़ते हैं तो जो तुल्य धारिता होगी वो जो सबसे बड़ा जो संधारित्र होगा उससे भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जबकि श्रेणी क्रम में क्या होगा, सबसे कम धारिता वाले संधारित्र से भी कम होता है। तो ये हो जाएगी आपके 2 नंबर। इसमें तुल्य धारिता का मान सबसे अधिक धारिता वाले संधारित्र से भी अधिक होता है। सिंपल। अब जो 3 नंबर है, 3 नंबर क्या है कि भाई समांतर क्रम संयोजन के अंदर विभव का मान समान रहता है, जबकि आवेश का मान अलग अलग होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों पर उपस्थित विभव का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, मतलब V1 अनुपात V2 अनुपात और ये क्या है ना Vn, तो ये 1 अनुपात ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब सभी का क्या हो जाएगा, समान है, तो ये अनुपात कितना मिलेगा आपको, 1-1 मिलेगा। 4 नंबर पॉइंट ये है कि यदि आपके पास n संधारित्र धारिता उनकी प्रत्येक की समान है, वो C है। अगर ऐसे संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए
तो तुल्य धारिता कितनी होगी? तो इसमें ये है कि यदि n समान धारिता C वाले संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य धारिता C इक्विवेलेंट होगी वो होगी NC हो जाएगी। ये सिस्टम है 4 नंबर। अच्छा, फिर 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर के अंदर ये है कि अगर आपने A पॉइंट और ये B पॉइंट ऐसा कुछ फिलअप किया हुआ है, इसके अंदर एप्सिलॉन R1 का परावैद्युतांक पदार्थ है और इसके अंदर एप्सिलॉन R2 का है, इसके अंदर एप्सिलॉन R3 का परावैद्युतांक पदार्थ भरा गया है। तो इसकी जो तुल्य धारिता है वो कैसे होगी? श्रेणी क्रम में तो ऐसे करना पड़ता है, समांतर क्रम में इस तरह से किया। तो ऐसी कंडीशन में मतलब इस तरह से जोड़ा गया, देखो इसकी पहली प्लेट, इसकी पहली प्लेट, इसकी पहली प्लेट, 3 संधारित्र बन गए ऐसे। तीनों में क्या होगा? पहली प्लेट, इसकी पहली प्लेट, इसकी पहली प्लेट, ये तीनों का जो किससे जुड़ा हुआ? A से। दूसरा का जो सिरा होगा वो किससे जुड़ा होगा? B से जुड़ा होगा। तो ऐसी कंडीशन ये जो होगा वो क्या होगा? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। और इसकी अगर धारिता पूछी जाए तो कितनी होगी वो अपन चेक करते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पे जो क्षेत्रफल है, प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो अलग अलग होगा। दोनों प्लेटों के बीच की जो मोटाई हो जाएगी दोनों की क्या समान, लेकिन क्षेत्रफल देखो डिवाइड हो गया ना। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्षेत्रफल तो अलग अलग होगा लेकिन दोनों प्लेटों के बीच की जो मोटाई होगी वो D का मान क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा, इन सबको जोड़ दिया, इसकी धारिता C1 मान ली और इसके अंदर एप्सिलॉन R1 का भरा हुआ है, दूसरे वाले के अंदर एप्सिलॉन R2 का भरा पदार्थ है, इसमें एप्सिलॉन R3 का, C1 C2 C3 सिंपल। ये किसमें है? यहाँ पे जिसकी जो मोटाई है वो तो रहेगी सेम, D का मान ये सेम रहेगा, D का मान सेम रहेगा, लेकिन जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा? A1 A2 एंड A3 हो जाएगा। सिंपल। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तुल्य धारिता की, तो तुल्य धारिता क्या होगी? C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस का C3। अब अपने को C1 C2 C3 का मान चाहिए, तो C1 की वैल्यू, अगर यहाँ पे ऐसा कोई संधारित्र जिसमें एप्सिलॉन R का परावैद्युतांक पदार्थ भरा हुआ है तो वो कितना होता है? एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R A/D होता है। लेकिन यहाँ क्या है? पहले वाले के लिए एप्सिलॉन R1 है, क्षेत्रफल दोनों का अलग अलग होगा सबका, तो यहाँ पे A1 हो जाएगा। C2 की बात करता हूँ तो यहाँ पे एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R2 A2 अपॉन में कितना D का मान सेम रहेगा। C3 की बात करते हैं तो एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R3 A3 अपॉन में कितना D। अगर अपन ने सब की वैल्यू रख दी तो कितना मिलेगा? जो C इक्विवेलेंट है वो C1 का मान है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1 A1 अपॉन में D है, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R2 A2 अपॉन में D है, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R3 A अपॉन में D है। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे? एप्सिलॉन 0 और अपॉन में D कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा एप्सिलॉन R1 A1 प्लस एप्सिलॉन R2 A2 प्लस एप्सिलॉन R3 A3, यहाँ A3 है और ये मिलेगा अपने को C इक्विवेलेंट का मान। इस तरह से समांतर क्रम संयोजन कंप्लीट होता है। ठीक है, देखिए अपने पास एक न्यूमेरिकल है, वो ये है कि आपको P तथा N के मध्य, P तथा N के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करो।
तुल्यधारिता ज्ञात करो, ये चीज बोला हुआ है। आप कितनी करोगे, कैसे करोगे, देखिए पी और एन वो रहा, ठीक है। 10 माइक्रोफैराड 20 माइक्रोफैराड, ये किसके अंदर है, समांतर क्रम में। कैसे हुआ, इन सब का देखो एक पॉइंट से जुड़े हुए, ये जुड़े हुए, फिर ये इससे जुड़ गया, तो फिर देखते हैं अपन इन दो का करते हैं, ठीक है, C1 और C2, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में करना हो कैसे करते हैं, एग्जाम में करना हो तो यहाँ पे इस तरह से करेंगे कि चित्र के अंदर क्या क्या चीज है, चित्र में C1 तथा, इसको C3 ले लेना, C1 तथा C2 समांतर क्रम में अतः तुल्यधारिता अगर मैं C इक्विवेलेंट नहीं लिख के मैं CP करता हूँ, समांतर को पैरेलल बोलते हैं, ठीक है। तो CP करके C1 प्लस कितना हो जाएगा C2, तो CP की वैल्यू कितनी मिलेगी 10 प्लस 20, तो ये कितना होगा 30 माइक्रोफैराड होगा, ठीक है। ये 30 हो गया। अब आपने वो चाहिए जैसे, अच्छा ऐसे बना लिया, आपने वो फिगर दोबारा बनाना पड़ेगा। दोबारा कैसे बनाओगे, इसको बनाना पड़ेगा इस तरह से, ये आपके पास P था, इन दोनों का जो Cp का मान है वो कितना है 30 माइक्रोफैराड है, यहाँ पे Q था और इस जगह पे दूसरा था जो कि 30 माइक्रोफैराड C3 है, यहाँ पे N हो गया, इसको जोड़ दिया, किससे जोड़ा गया आपने, एक बेटी से जोड़ा गया, तो ये फिगर दोबारा बन गया। अब देखिए Cp और C3 किसके अंदर है, श्रेणी क्रम में है, तो लिखोगे कैसे, Cp तथा C3 श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्यधारिता अगर बात करता हूं तो C इक्विवेलेंट दो है ना, दो श्रेणी क्रम में है, तो आपको एक चीज बताई थी, दोनों का गुणा बटा दोनों का योग, मतलब 1 बटा C1 1 बटा C2, C1 की जगह CP है, तो दोनों का गुणा कर दो, तो CP इंटू C3 अपॉन में CP प्लस का C3, तो C इक्विवेलेंट का जो मान आएगा, CP का मान 30 गुणा 30 बटा 30 प्लस 30, तो ये हो जाएगा आपके पास, एक कट जाएगा, ये 15 बचेगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, और यहाँ पे 60 हो जाएगा, तो 15 छक्के लगभग 15 माइक्रोफैराड आएगा। तो तुल्यधारिता कितना आ गया आपके पास 15 माइक्रोफैराड, ये इसका आंसर है, ठीक है। देखिए अपने पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पास जो संधारित्र है वो ऐसे जुड़े हुए हैं, मतलब ये अनंत तक जुड़े गए हैं, ठीक है, और प्रत्येक की जो धारिता है वो है C, सबकी धारिता C है, ये पॉइंट A और ये पॉइंट आपके पास B है, ठीक है। आपको बोला है कि A तथा B के मध्य तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब अनंत अगर आपने जोड़ दिए तो इस अवस्था में तुल्यधारिता कितनी होगी, तो पहली बात सोचने वाली बात ये है कि अब इसको समांतर क्रम में जोड़े या श्रेणी क्रम में जोड़े, तो ये इससे तीनों एक पॉइंट पे आ गए, फिर तीनों अब कैसे करेंगे, मतलब कंफ्यूज हो गया। तो ऐसा है कि इसके अंदर अगर n संधारित्र जोड़े हुए, मतलब अनंत तक जोड़े हुए, तो इसकी तुल्यधारिता मैंने मान ली। अब देखो इस सर्किट के बाद में रिपीट हो रहे हैं, यहां से उसके बाद में रिपीट हो रहे हैं, सेम देखो सर्किट बन रहा है, तो ये रिपीट हो रहे हैं यहां से वापिस, तो ये अनंत में से मैंने इतना निकाल दिया, कोई फर्क पड़ेगा, मतलब अनंत में से इतना अपन ने निकाल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही बात होगी कि समुद्र में से आपने एक लोटा पानी निकाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने मान लिया सॉल्यूशन में, माना परिपथ की तुल्यधारिता C डैश है, C कितनी है डैश है। अब बात बताइए कि इसके बाद ये अनंत की C डैश है, तो मैंने इतना इतना निकाल लिया, तो ये पूरा क्या बचेगा, इसकी भी C डैश ही बचेगी, अनंत में से निकाला है,
तो ये क्यों रखना पड़ा, क्योंकि अपने को ए और बी के बीच में चाहिए, इसलिए सी डैश का मान निकालना पड़ेगा। तो ये सी और ये सी, और इस पूरे का जो मान है वो कितना आ गया, सी डैश आ गया। सिंपल भाई, यहां से जो तुल्य धारिता वो मानी थी अपन ने सी डैश। अब देखिए ये दोनों किसके अंदर है, यहाँ पे श्रेणी क्रम, सॉरी समांतर क्रम में। तो ये समांतर क्रम में होंगे तो इसका जो मान होगा वो कितना होगा। अब जो नया सर्किट बनेगा वो ऐसे बन जाएगा। समांतर क्रम में क्या होते हैं, जुड़ते हैं तो अपन देखा कितना जुड़ेगा। देखो ये आपके पास सी, ये आपके पास ए, और यहाँ पे आपके पास बी, ये सी है, ये सी प्लस सी डैश हो जाएगा। समांतर क्रम में जुड़ते हैं सीधे। अब देखिए ये दोनों किसमें, श्रेणी क्रम में। सी, इसको मैंने समांतर क्रम में सीपी नाम दे दिया, ठीक है। तो सी तथा सीपी किसमें है, श्रेणी क्रम में। ये देखो इस तरह से जुड़ेगा, ठीक है, श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य धारिता, अब तुल्य धारिता का मान क्या लिया था अपन ने, तुल्य धारिता कितनी ली थी, सी डैश की। तो तुल्य धारिता सी डैश बराबर, अगर ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो क्या होता है, दोनों का गुणा अपॉन में दोनों का योग। सिंपल। अगर मैं बात करता हूँ सी डैश, सीपी का जो मान था वो कितना आया हुआ है, सी प्लस सी डैश, और बाहर कितना सी अपॉन, ये कितना हो जाएगा, सी प्लस सी डैश, बाहर कितना सी हो जाएगा। ये किसके बराबर आ रहा है आपके पास, सी इक्विवेलेंट के बराबर। तो यहाँ सी डैश पड़ा है बराबर में, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सी स्क्वायर प्लस सी, सी डैश अपॉन ये हो जाएगा 2c प्लस का सी डैश हो जाएगा, ठीक है। अब तिरछा मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा, इसको इससे गुणा करोगे तो 2c सी डैश और प्लस का c, और ये c सी डैश का स्क्वायर हो गया, ये c स्क्वायर प्लस c सी डैश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 सी डैश है, यहाँ पे 1 सी डैश है, तो मैंने क्या कर दिया, एक है वो घट जाएगा इसमें से। तो इस प्रकार से जोड़ा, यहाँ से मैंने सी डैश का स्क्वायर कर दिया, एक ये 2 ये, तो इधर आएगा तो माइनस का होके एक कट जाएगा तो सी डैश बचेगा, और ये वाला इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, सी स्क्वायर बराबर में 0। मेरे को चाहिए सी डैश का मान चाहिए, तो सी डैश का मान चाहिए तो यहाँ पे जो समीकरण बन रही है वो क्या है, सी डैश के अंदर द्विघात समीकरण है। मतलब इस तरह से है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c बराबर में 0। अगर ऐसी कंडीशन हो तो अपने को x का जो मान निकालना होता है तो एक बाबा जी का फॉर्मूला चलता है माइनस बी प्लस माइनस, और ये बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ये चलता है। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ क्या होगा, चूंकि जो समीकरण है वो किसके अंदर है, सी डैश में द्विघात है, तो सी डैश बराबर बाबा जी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे जो a की जगह है वो कितना दे रखा है, तो a की जगह तो आपको दे रखा है 1, और b की जगह दे रखा है कितना, सी डैश में, तो यहाँ पे सी डैश का गुणा कौन है c, और c की जगह कितना दे रखा है, मैं कैपिटल ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे a की जगह और b की जगह, और यहाँ पे कैपिटल c की जगह कितना, माइनस का c स्क्वायर। तो जैसे ही अपन सी डैश का मान रखेंगे तो माइनस b, तो माइनस b की जगह क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर, तो ये c स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a का मान 1 है तो 4a का मान 1, c का मान माइनस का c स्क्वायर है, और बटा में 2 a का मान 1 है, तो c डैश बराबर माइनस c प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4c स्क्वायर और 1c स्क्वायर, तो 5c स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया, 2 हो गया। अब अपने को सी डैश का जो मान है वो चेक करना है कितना होगा, देखते हैं। देखिए सी डैश के दो मान प्राप्त होंगे, माइनस का c प्लस और रूट के अंदर 5c स्क्वायर अपॉन में 2, तो सी डैश बराबर, मैंने c कॉमन, c इधर आएगा माइनस का c प्लस ये c रूट 5 अपॉन में 2, तो c कॉमन ले लिया तो रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे रूट 5 1 से ज्यादा होता है तो सी डैश का मान पॉजिटिव मिलेगा, इस अवस्था में पॉजिटिव मिलेगा तो सी डैश का मान है, अच्छा यदि आपने ऐसा कर दिया कि सी डैश बराबर माइनस सी
और माइनस का √5 और यहाँ पे मैंने c² कर दिया अपॉन में 2 कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगी, जो कि लेस देन 0, मतलब 0 का मतलब क्या हो गया, 0 से कम ऋणात्मक है। ऋणात्मक कभी धारिता नहीं होती, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, हमेशा धनात्मक होगी, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, संभव नहीं है। तो अच्छा, तुल्य धारिता कितनी मिली आपको, तुल्य धारिता है वो मिल गई, ये होगी √5 - 1 अपॉन 2c। ये इसका आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो अपने पास एक टॉपिक है संधारित्र में संचित ऊर्जा। अब संचित ऊर्जा कितनी होती है। अब देखिए, जब भी संधारित्र को बाह्य विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है बैटरी से, तो बैटरी से जो आवेश है वो स्थानांतरित होंगे किसके ऊपर, उसकी प्लेटों के ऊपर। तो उसमें क्या होता है, आवेशों का संग्रहण होता जाता है। तो आवेशों का संग्रहण होता जाता है। तो अपन ने क्या पढ़ा था कि कोई विद्युत क्षेत्र, किसी आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। और वो कार्य किसके रूप में होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो वो जो संचित ऊर्जा है वह यहाँ पे होगा। तो क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी एक संधारित्र है जिसको अपन ने किसी भी वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है, और उस पर उपस्थित जो कुल आवेश कैपिटल Q है, और मान लीजिए वो किसी समय पर वो यहाँ पर Q' और यहाँ पे माइनस का Q' आ रहा है। ये जो आवेश आएगा वो प्लस का होगा, सॉरी या प्लेट, और ये कौन सी हो जाएगी, माइनस का। तो इसमें से यहाँ से जो चार्ज है वो स्थानांतरित होते हैं और इस प्लेट की ओर जाते हैं, इस तरह से जाते हैं। मान लीजिए आपके पास कितना हुआ, dq चार्ज हो गया, ठीक है। ये dq डैश ले लो, या यहाँ पर क्या ले सकते हो, आप क्यों ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी अगर परिभाषा देखो तो क्या होगा कि संधारित्र में आवेश एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक आवेशों के स्थानांतरण में बाह्य कार्य करना पड़ता है, जो कि संधारित्र की संचित ऊर्जा कहलाती है। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब मान लिया जाए, माना किसी समय संधारित्र की प्लेटों पर प्लस Q' तथा माइनस Q' आवेश स्थित है। इसके अंदर क्या होता है, dq चार्ज है ना। तो यहाँ पे Q' और यहाँ पे ले रखा है, तो इसको भी dq' ले लो। तो dq' आवेश स्थानांतरण में किया गया कार्य। अब कार्य क्या होता है, W होता है। आपने V बराबर W/Q पढ़ा था, भाई V बराबर अपन ने पढ़ा था W/Q। ये माइनस का पढ़ा था, ये तो माइनस को विरोध को दर्शाता है। तो अगर मैं V बराबर में W/Q करता हूँ, और W बराबर में क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा। इसी टाइप से इसमें लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, किया गया कार्य W होगा, और W बराबर क्या होता है, QV। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q की जगह कितना है, dq, और ये चार्ज कितना है, V। सॉरी आवेश, ये विभव कितना दे रखा है, V दे रखा है। ये जो V है वो क्या कहलाता है, बैटरी का विभव, ठीक है। अब अगर dq' यहाँ पे dq है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, dw हो जाएगा, सिंपल। चूंकि V बराबर, चूंकि धारिता कितनी होती है, धारिता C बराबर होता है Q बटा में V होता है, तो यहाँ पे Q' हो जाएगा।
अगर मैं v की बात लेता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, q डैश बटा कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। अब जैसे dw बराबर में लिखेंगे तो q डैश बटा में c और ये क्या हो जाएगा, dq डैश। तो यहाँ पे बैटरी द्वारा कुल आवेश q स्थानांतरण करने में किया गया कुल कार्य। अगर कुल कार्य निकालना हो तो अपने को क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं कितना होता है। तो कुल कार्य निकालना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा q डैश बटा में c और ये हो जाएगा dq डैश। अब देखिए इसने बोला q आवेश, तो q आवेश 0 से लेके कहां तक शिफ्ट करना, आपको q तक शिफ्ट करना। तो w बराबर, और यही क्या होता है 1 में c कर दिया। और ये जो q डैश है ना भाई, x का कितना होता है, x स्क्वायर बटा 2 होता है। तो q डैश का q डैश के सापेक्ष कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा q डैश का स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा और 0 से लेके q तक हो जाएगा। तो w का मान 1 बटा c रखेंगे तो q स्क्वायर बटा 2 माइनस 0 हो जाएगा। तो ये चीज होगी। तो जो किया गया कार्य है ना, किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो यहाँ पे W का मान इसको लिखते हैं U से, तो ये हो जाएगा 1 बटा 2 q स्क्वायर अपॉन में c। एक तो फॉर्मूला ये हो गया। अगर यदि चूंकि आपके पास q का मान कितना होता है, cv होता है। q का मान कितना होता है, cv। किससे, फॉर्मूले से, वहां से। भाई यहाँ पे अपन बात करते हैं c की, कि q बटा में v होता है, तो q बराबर कितना हो जाएगा, cv। ये चीज यहाँ रख दो तो u का मान कितना मिलेगा, 1 बटा 2 q की जगह रखा तो ये c स्क्वायर v स्क्वायर बटा में c। c से c कैंसिल हो जाएगा और u का मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 बटा 2 यहाँ से c और ये हो जाएगा v स्क्वायर। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया और ये आपके पास पहला फॉर्मूला है, ये पहला फॉर्मूला है। अच्छा, अगर मैं c का मान रख दूं तो कितना होगा, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर c का मान रखूं तो यदि c का मान, c बराबर में कितना, q बटा v, इसको समीकरण 1 दे देना, इसको समीकरण नंबर 2 दे देना। समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो u बराबर हो जाएगा 1 बटा 2 ये q स्क्वायर, c का मान q बटा में v। तो ये क्या हो जाएगा, अपने पास q से एक q कट जाएगा, v ऊपर चला जाएगा, 1 बटा 2 ये हो जाएगा qv हो जाएगा। तो ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला हो गया, तीनों अपन क्या कहते हैं, तो किसका संचित हो जाएगा ये। तो इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 2 व 3 से लेकर तीनों का मान बराबर है, तो u बराबर 1 तो हो जाएगा q स्क्वायर बटा में c, 1 हो जाएगा 1 बटा 2 cv स्क्वायर और 1 हो जाएगा qv हो जाएगा। ये अलग अलग फॉर्मूले हैं, तीनों का मान बराबर है। ये कब लगाना जब q और c दिया हो, ये कब लगाना जब c और v दिया हो, और ये कब लगाना जब q और